नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 6 और 7 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में। तो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ सेक्शन 1 से 5 के बीच में, और डेफिनेशन क्लॉज को भी मैं समझा चुका हूँ जो कि सेक्शन 2 था। उसके अलावा इस वीडियो में जो बेसिक डिस्कशन है वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का रहेगा। जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा ही डील करता है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 से। चैप्टर 2 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। तो जब अपन ने सेक्शन 3 वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि सेक्शन 3 में जो भी प्रीमाइसेस की बात करी है वो चैप्टर नंबर 2 पे अप्लाई नहीं होती है और चैप्टर 3 पे भी अप्लाई नहीं होती है। तो ये जो चैप्टर 2 है इस पर वो अप्लाई नहीं करेगा। तो सेक्शन 3 में जो मैंने आपको सारे प्रीमाइसेस बता रखे हैं, तो मैं अब जो आपको ये बताऊँगा सेक्शन 6 और 7 इस पर ये अप्लाई नहीं करता जो सेक्शन 3 में बता रखे थे प्रीमाइसेस। तो सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टीनेंसीज। मतलब क्या होता है टीनेंसी का? टीनेंसी का बेसिकली मतलब ये है कि वो जगह है जिनको किराए पे दी गई है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ हो चाहे कॉमर्शियल पर्पज़ हो। तो जो जगह किराए पे दे रखी है और जो ऑलरेडी किराए पे दे चुकी हैं, मतलब क्या है कि ये जो एक्ट था राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो था ये तो अपना 2001 में आया है। इससे पहले जो एक्ट गवर्न करता था वो 1950 का था। तो 2001 से पहले जो प्रीमाइसेस को अपन ने किराए पे दे रहा हुआ है, जिन जगहों को किराए पे दी हुई है, उनके बारे में, उनके रिवीजन के बारे में बात करिए। रिवीजन ऑफ रेंट का बेसिक मतलब ये है कि जो रेंट चला आ रहा है उसको आप बदलवा के बढ़ा सकते हो। तो ये लैंडलॉर्ड जो है, मकान मालिक जो है, उसके फ़ायदे वाली बात है। तो सेक्शन 6 में बेसिकली बता रखा है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट मतलब आप एक एग्रीमेंट जो है अगर वो जो फॉर्म कर लेते हैं, ओरल हो चाहे रिटन हो, तो अगर आप वो बना लेते हैं एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट हो जाता है आप दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, मकान मालिक किराएदार। और उसमें ये लिखा हुआ है कि हर 1 साल बाद इतना % जो रेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा, कि 10% जो रेंट है वो हर साल बढ़ाया जाएगा, 15% रेंट बढ़ाया जाएगा, या 2% या 1% या 10% या 20%, जिस तरह का भी है। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है तो हर साल जो भी रेंट में चेंजेस आएंगे वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे। 10% है, 20% है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है उनके बीच में एग्रीमेंट है, लेकिन वो एग्रीमेंट इस पॉइंट पे नहीं है कि हर साल जो रेंट है वो कितना बढ़ना चाहिए, तो हर साल जो रेंट बढ़ना चाहिए उसके लिए सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन 7 में बात कर रखी है। तो सेक्शन 6 में एग्जिस्टिंग टीनेंस की बात करिए कि जो टीनेंसी जो किराएदारी जो पहले से चली आ रही है। तो इसमें बता रखा है कि अगर आपके कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो हर साल 5% जो रेंट है वो बढ़ाया जाएगा मकान मालिक के द्वारा किराएदार के लिए। तो अगर आप मकान मालिक होते हैं और आपको किराया बढ़ाना है तो हर साल आप 5% बढ़ा सकते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच में कोई सहमति ऑलरेडी नहीं बनी हुई है। तो इसमें क्या है, एक फार्मूला इंडिकेट किया है जो सेक्शन 6 में बेसिकली वो फार्मूला बता रखा है। तो जो मैंने आपको बताया ना 5% वाला, वो उसी तरह का एक फार्मूला है। तो इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रीमाइसेस है जो 1 जनवरी 1950 से पहले से किराए पे चला आ रहा है, एक कोई बिल्डिंग है, एक कोई घर है जिसका आप किराए पे आपने दिया हुआ है, वो 1 जनवरी 1950 से पहले का दिया हुआ है, तो ये हम मान लेंगे कि वो जो किराया दिया गया है, जिस दिन किराए पे दिया गया वो 1 जनवरी 1950 था। 1950 से आपने पहले दे रखा है, लेकिन हम ये मानेंगे कि वो 1 जनवरी 1950 को दिया गया था। और 1950 से अब क्या करना है, आपको हर साल 5% रेंट बढ़ाना है। तो 1951 में 5%, 52 में 5%, 53 में 5%, 54 में 5%, ऐसे करते हुए हमें चलना है। बात आती है कि जो 5% रेंट जो बढ़ाया जा रहा है ये एज ए सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया जाए कि ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रेंट है वो 3000 रुपये है 1 महीने का, तो साल का हो गया आपका 36,000 रुपये। ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो आप एक काम करिए, जैसे मान लीजिए मंथ का 1 मंथ का जो रेंट है वो 10,000 रुपये है, तो साल भर का जो रेंट हुआ वो 1,20,000 रुपये हुआ। 1,20,000 रुपये का अब अगले साल जो रेंट होगा वो 5% बढ़ जाएगा। तो 1,20,000 का जो 5% है वो होगा 12 पंजे 60, मतलब
6,000 रुपये जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ गए अब आपके। तो 6,000 जो है हर महीने के किराए में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि 500 रुपये हर महीने का आपका किराया बढ़ जाएगा। तो जब आप एक महीने का 10,000 रुपये दे रहे थे, अब आपको 10,500 रुपये देने पड़ेंगे अगले साल से। तो ये जो है 5% इंक्रीज़ करने की बात बताता है कि 1 जनवरी 1950 को मान लिया जाए कि उस दिन से आपने टेनेंसी जो है आपने किराएदारी दी, आपने मकान किराए पे दिया, और उस साल से आपको हर साल 5% बढ़ाना है। अब ये जो है 5% कब तक बढ़ेगा? तो अब मान लीजिए जो 5% अमाउंट आया वो कितना आया था अपना, 6,000 रुपये आया था, क्योंकि अपन ने 1,20,000 पे निकाला था। तो 12 पंजे 60 होते, तो 6,000 रुपये आपका जो है 5% आ रहा था, जो अगले साल होना था। तो 1951 में आपका 6,000 बढ़ेगा, फिर 1952 में वापस 6,000 बढ़ेगा, 53 में 6,000 बढ़ेगा। ऐसे करते करते 1960 तक आपको 6,000 6,000 6,000 बढ़ाने हैं। तो 10 साल तक जब 6,000 का जो रेंट बढ़ेगा तो आपका टोटल 60,000 रेंट बढ़ गया। तो जो 60,000 रेंट बढ़ा है, इसको अब आपको क्या करना है, जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जिस दिन से रेंट बढ़ाया और उसके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब जितना रेंट है उसको सारे को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि 1,20,000 रुपये मैं 1950 में रेंट देता था, 51 में करते हुए मैंने 6,000 बढ़ाया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे करते हुए अब 1959 जो है उसमें क्या है कि 10 साल का जो रेंट गया 1960 में, वो टोटल 60,000 रुपये और एक्स्ट्रा चले गए 5% के हिसाब से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काउंट होता है। तो जो 6,000 रुपये वो हर साल का हिसाब से, तो 10 साल तक का 60,000 रुपये होता है। तो अब क्या करना है, 1,20,000 में अब आपको 60,000 जोड़ देना है। तो ये हो जाता है 1,80,000 रुपये। अब जो 1,80,000 रुपये है, इस पे 5% रेंट आपको 1961 से देना पड़ेगा। वापस आपको मैं बता देता हूँ, जो रेंट बढ़ेगा वो हर साल 5% बढ़ेगा, और ये जो 5% है ये आने वाले 10 सालों तक बढ़ेगा। और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो इसको कंबाइन करके जो रेंट का अमाउंट है और जो एक्चुअल रेंट था उनको जोड़ दिया जाएगा, और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर आने वाले जो साल हैं उन पर रेंट लगाया जाएगा। तो अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका 1,20,000 रुपये आपका एक साल का जो है रेंट आ रहा था, तो अगले साल जो है उस पर 5% बढ़ेगा, जो कि 6,000 रुपये होता है। तो 6,000 अगर आप 10 साल तक ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो टोटल आपका 60,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1951 का 6,000, 52 का 6,000, 53 का 6,000, और ऐसे 1959-60 तक का ये पूरा 6,000 रुपये हर साल जब बढ़ेगा तो 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो इनिशियली आपका 1,20,000 था, और टोटल जो 10 साल का रेंट आया ये 60,000 रुपये आया बढ़ के। तो अब क्या करना है, 1,20,000 और 60,000 जो है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब 1,80,000 रुपये हो गया है। तो अब 1961 से जो रेंट लिया जाएगा वो 1,80,000 रुपये का 5% ऐड करके लिया जाएगा। तो 1,80,000 का होगा 18 पंजे 90, 9,000 रुपये होता है। तो 1,80,000 प्लस 9,000, तो जो 1961 का जो रेंट होगा वो होगा 1,89,000। तो 1,89,000 रुपये जो है वो रेंट होगा 1961 का। तो ये तो बता रखा है इन्होंने 1950 के बाद की, 1950 से पहले की जो टेनेंसी है उनके बारे में। तो 1950 को काउंट करना है, 1950 से काउंट होते होते आपको लेके आना है ये कब तक, ये लेके आना पड़ेगा आपको जब तक ये पूरे 10-10 साल का गैप बन रहा है, और इसको आपको लेके आना है 2003 तक। तो अब जब आपने 1950 से रेंट शुरू किया था तो ये 1950 से 1960 एक चंक हो जाएगा, फिर 70 का, 1980 का, फिर 1990, फिर 2000 आ गया। अब ये जब एक्ट कमेंस हुआ था तो ये 2003 में हुआ था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 मार्च 2003 को हुआ था इसका एनफोर्समेंट। तो अब आपको क्या करना है कि जो रेंट लेके आना है वो 2003 तक लेके आना है। तो 2003 तक लाने के लिए क्या है कि 2000 में जब आपका रेंट हुआ होगा काउंट, तो वो पूरा 1990 में जितना हुआ होगा प्लस उस पर 5% आपने ऐड किया होगा, फिर वो 1991, 92, 93 चिल्ला होगा। फिर 2000 में जो है टोटल जो अमाउंट रहा होगा 1991 से 2000 तक का उसको ऐड किया होगा, और जो एक्चुअल 2000 में रेंट दिया था उन दोनों को ऐड किया होगा। तो उनको ऐड करने के बाद जो उन पे 5% लगाएंगे तो फिर वो 2000 रुपये सन जो 2000 का है, 2000 जो ईयर है उसका जो रेंट है वो आएगा। तो 2001 का, 2002 का और 2003 का उस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि 2003 जो है, अब यहाँ पे 10 साल पूरे नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 6 है इसके जो क्लॉज 2 है उसमें उन्होंने कह दिया कि अब जब एक्ट कमेंस होने की बात आती है, जब ईयर वो एक्ट कमेंस होने का आ जाता है, तो ऑल्दो आपके 3 साल ही पूरे हुए हैं, क्योंकि 2001 से 2003 सिर्फ 3 साल ही पूरे हुए हैं।
वो जो 3 साल है उनको एज ए हम 10 साल मान लेंगे। तो अब क्या होगा कि जो रेंट होगा ना, वो 3 साल का जितना रेंट था उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। तो 3 साल का अगर मान लीजिए जो रेंट इंटरेस्ट जो बढ़ा था 5% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था वो 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा, तो 10-10 हज़ार जो है वो 30 हज़ार रुपये कंबाइन हो जाएगा। और जो ओरिजिनल रेंट था मान लीजिए वो 2 लाख रुपये था 2000 में, तो 2000 में 2 लाख तो ये रहेगा और 30 हज़ार ही है, तो 2,30,000 को अब हम ऐड कर देंगे। और 2003 से वापस जब शुरू करेंगे तो 2,30,000 का 5%, तो 2,30,000 का जो 5% जो आएगा उसको 2004 में एज ए रेंट लिया जाएगा। मान लीजिए आपका जो रेंट है वो 2000 में 1 लाख रुपए आता है टोटल, जो 1950 से और 2000 तक आप करके आ रहे थे, तो उसमें मान लीजिए 2000 को सन 2000 में आपके रेंट आया 1 लाख रुपए और 5% इंक्रीज़ करना है, तो 1 लाख का आपको 5% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हो गया कितना 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 जो है वो इंक्लूड, अब आपको जो रेंट देना है 2001 में वो दिया जाएगा 1,05,000 रुपये। 2001 में ये 1,05,000, 2002 में जो दिया जाएगा दैट इज़ 1,10,000 रुपये, और 2003 में जो दिया जाएगा वो है 1,15,000 रुपये। अब क्या है कि ये कहना चाह रहा है क्लॉज 2 में कि जो 2003 में जब यहाँ पे कमेंस हो रहा है ना एक्ट, तो इस दिन से ही मान लिया जाएगा उसको कंबाइन कर दिया जाए। तो इस दिन के बाद कंबाइन करके और इसके कंबाइन करने के बाद आगे चलाना है। मतलब क्या है कि 1,15,000 को 2003 को ही आपको मान लेना है कि यस 1,15,000 रुपये जो है रेंट है 2003 का, उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। अब जो 2004 का रेंट आएगा तो वो क्या है 1,15,000 के 5% आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो 1,15,000 का जो 5% होगा उसको ऐड कर दोगे 1,15,000 में, तो वो 2004 का रेंट आ जाएगा। तो ये क्लॉज 2 है। इसमें जो बी पॉइंट है क्लॉज 1 का, सेक्शन जो 6 है इसका सबसेक्शन 1 है, इसमें बी पॉइंट है वो बता रखा है कि अगर कोई टेनेंसी जो इंडिपेंडेंस जो 1950 के बाद आपने दी है तो सेम वही प्रोसेस लगानी है। 1950 के बाद कभी भी दी है तो उसको, जैसे मान लीजिए 1951 में दी कोई आपने टेनेंसी, कोई किराएदार कोई ज़मीन जो है किराए पे आपने 1950 में दी, तो अपन ने जब ये सबसेक्शन 1 पढ़ा था इसमें ए पॉइंट ये था कि अगर 1950 से पहले की दे रखी 1 जनवरी तो भी उसको 1950 के बाद माने। और इधर कह रखा है कि 1950 के बाद जिस दिन शुरू हो रही है, तो अगर 1960 में शुरू होती है, 70 में शुरू होती है, तो जब भी शुरू हो रही है उस दिन से आपको 5-5% करते हुए 2003 तक लेके आना है और फिर 2003 में कंबाइन कर देना है। तो क्लॉज बी के हिसाब का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो इसमें बात रखी है कि मान लो 1970 में आपने किराए पे कोई ज़मीन दी, तो किराए पे जो आपने घर दिया है या कोई भी ज़मीन दी है, तो अब 1970 से आपने 1,000 रुपये का रेंट था 1970 में, तो 1,000 रुपये से अब आप उसका 5% जो कि होता है 50 रुपये, तो 1971 में 1,050 रुपये होगा, 1972 में 1,100 रुपये हो जाएगा, 1973 में 1,150 रुपये, फिर ऐसे करते हुए 1,200, 1,250, 1,300, 1,350, 1,400, 1,450 और 1,500। तो 10 साल का जब ये पूरा रेंट हो जाएगा 1980 में, तो 1,500 जो है 1980 में आपने रेंट दिया होगा। अब क्या करना है कि 1,500 जो है इसको पूरा कंबाइन कर दिया जाएगा। 1,500 पे अब 5% लगेगा 1980 से, क्योंकि हर 10 साल में कंबाइन किया जा रहा है। 5% आपको हर साल बढ़ाना है और हर 10 साल में कंबाइन कर देना है। तो 1980 से आपको 2000 तक लेके आना पड़ेगा, ऐसे काउंट करते हुए। काउंट करने के बाद जब 2000 आ जाएगा तो फिर 2001, 2 और 3 चलेगा। ये 3 ईयर जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इसका कमेंसमेंट हुआ है एक्ट का, उस दिन के बाद वापस आपको नया शुरू करना है, जो सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है बात। तो मान लीजिए आज अगर 2000 में जो रेंट है वो 5,000 रुपये हो जाता है, तो 5,000 का फिर आपको 5% करना है, तो दैट इज़ आपका 250 रुपये। तो 5,250 रुपये जो है वो 2001 का रेंट हो जाएगा। 5,250 में अगर 250 और ऐड करेंगे तो 5,500 जो 2002 का रेंट हो जाएगा, और फिर उसमें 250 ऐड करेंगे तो 5,750 रुपये जो 2003 का रेंट हो जाएगा आपका। तो ये जो रेंट है अब आपको 2003 में ये मानना है कि जो रेंट है वो कंबाइन हो गया और 5,750 रुपये जो है वो 2003 में। अब जो रेंट निकाला जाएगा अब 2003 के बाद से, जो 2004 का रेंट होगा, तो वो होगा 5,750 रुपये का 5%, और जो भी अमाउंट आएगा वो 2004 का रेंट मान लिया जाएगा। हर साल रेंट इंक्रीज़ हो रहा है, मंथली रेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। ईयरली रेंट इंक्रीज़ हो रहा है, मंथली रेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा।
उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि अगर जो रेंट रिवाइज़ हो रहा है, क्योंकि रेंट रिवाइज़ क्या है कि लैंडलॉर्ड को तो फ़ायदा है और टीनेंट को नुकसान है। अगर कोई टीनेंसी 1950 से चली आ रही है तो अब वो जो ऑलरेडी चली आ रही थी उसको तो वो कम रेंट देना पड़ रहा था, लेकिन अब ये 2001 का जब से एक्ट आया है तो इस हिसाब से रेंट काउंट करेगा आदमी, तो फिर उसको तो रेंट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सब सेक्शन जो 4 है इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये रेंट का रिवीजन का जो फार्मूला है, ये अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री हो जाते हैं तो वो दोनों एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर और रेंट रिवीजन किया जा सकता है रेंट का। और अगर मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है वो एग्री नहीं होते हैं तो यहाँ पे अकेला जो लैंडलॉर्ड है वो खुद भी जाके पिटीशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन द बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट और वेयर द पिटिशन इज़ फाइल्ड इन द रेंट ट्रिब्यूनल। तो पिटिशन जो है वो लैंडलॉर्ड ही फाइल करेगा, जो मकान मालिक है वही फाइल करेगा। तो इसमें बता रखा है कि या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है, मकान मालिक किराएदार, खुद ही जाके रेंट ट्रिब्यूनल में चले जाएं और कह दे रिवीजन कर दो रेंट का और जितना रेंट है मैं देने को तैयार हूँ, अगर किराएदार कह दे। लेकिन कभी किराएदार ऐसा करेगा कि हाँ मेरी तरफ से तुम ज़्यादा रेंट ले लो, रिवीजन कर लो, वो तो नहीं करेगा। तो जनरली यही होगा कि जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान मालिक होता है, वो ही जाके रेंट ट्रिब्यूनल में पिटिशन लगा के आता है कि रेंट को रिवीजन किया जाए। तो जो पिटिशन है वो रेंट ट्रिब्यूनल में लगती है और इसके लिए जो है 250 रुपये की कोर्ट फीस लगती है, जो कि सेक्शन नंबर 28 में बता रखी है। सेक्शन नंबर 28 जो है इसी एक्ट का, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, इसमें बता रखा है कि 250 रुपये जो है रेंट इसकी कोर्ट फीस लगेगी रिवीजन ऑफ रेंट के लिए। अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं तो रेंट ट्रिब्यूनल में, तो आपको 250 रुपये और एक्स्ट्रा जो है वो जमा कराने होते हैं एज ए कोर्ट फीस। तो ये है सेक्शन नंबर 6 जिसमें रिवीजन ऑफ रेंट की बात करिए। एग्जिस्टिंग टेनेंसीज जो 2003 से पहले की जो किराए पे ज़मीन दे रखी है उनके बारे में। सेक्शन नंबर 7 है, उसमें बात करी है कि न्यू टेनेंसीज। तो 2003 के जो इसका जो एक्ट का कमेंसमेंट है, इसके बाद से अगर आप कोई टेनेंसी होती है तो मान लीजिए 2005 में आपने किसी को रेंट पे आपकी जगह दी है तो उस पर भी सेम फार्मूला यही अप्लाई होगा। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है कि हर साल 10% रेंट बढ़ाना है तो फिर वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कितना रेंट इंक्रीज़ होना चाहिए हर साल, तो फिर ये बता रखा है सेक्शन नंबर 7 में, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज, मतलब नई टेनेंसीज। तो 2003 के बाद जो भी टेनेंसी आती है, क्योंकि एक्ट का कमेंसमेंट 2003 में है जो 1 मार्च 2003 को है, इसलिए 2003 के बाद जितनी भी टेनेंसी उनको न्यू टेनेंसी कहा गया है। तो वही हर साल 5% आपको बनानी। तो मान लीजिए 2005 में आपकी कोई टेनेंसी आपने दी जिसमें 5,000 रुपये का आपने रेंट पे रखा, तो 2005 से वो 2006 में जो रेंट होगा तो वो 5,000 का 5%, दैट इज़ 250 रुपये। तो 2006 का जो रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5,250 रुपये। 2007 का जो रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5,500 रुपये। ऐसे करते हुए आपको 2015 तक, क्योंकि 10 साल तक कंबाइन करने की बात है, तो यहाँ पे भी सेम सेक्शन 7 में बात लिखी है कि 5% आप बढ़ाते जाइए और 10 साल का जो अमाउंट है 10 साल के आने के बाद वो 10 साल में कंबाइन हो जाए। तो 2015 में मान लीजिए 250 रुपये 1 साल का है तो 10 साल का हो गया 2,500 रुपये। तो ऑलरेडी आप रेंट 5,000 दे रहे थे और 2,500 रुपये आप एक्स्ट्रा और रेंट दे रहे हैं 10 साल तक का। तो 5,000 प्लस 2,500 को आप ऐड करेंगे तो यह आ जाता है 7,500। तो अब जो 2015 में रेंट होगा काउंट, वो 5,000 पे काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा 7,500 रुपये पे। 7,500 रुपये का 5% जो है वो काउंट होगा, वो 2016 में एज ए रेंट दिया जाएगा। तो 2016 में वो रेंट होगा, फिर 5% आप इंक्रीज़ करोगे, 5% उसी अमाउंट का होगा जो 2015 में थी। एक चीज़ इसमें ये याद रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से जो काउंट होता है वही रेंट 10 साल तक चलेगा और फिर 10 साल के बाद उसको कंबाइन कर दिया जाएगा और जो है उसको फिर 10 साल में ऐड करके फिर आने वाला जो ईयर है ऐड करा हुआ जो रेंट है उसके ऊपर जो है 5% निकाला जाएगा। तो ये है सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 है, इसकी जो प्रोसीजर है कि वो किस तरह से फॉलो होगा अगर एक पिटीशन फाइल कर दी जाती है लैंडलॉर्ड की तरह, जो अपन ने अभी सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग टेनेंसीज़ हैं और उसके लिए आप रिवीजन करवाना चाहते हैं, रेंट को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, तो या तो एग्रीमेंट हो या तो एग्री हो जाए लैंडलॉर्ड और टेनेंट, वो जाके रिवीजन की पिटीशन है वो फाइल कर दें, या फिर टेनेंट खुद भी जो है पिटीशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल में। तो जो टेनेंट रिवीजन की पिटीशन फाइल करता है
तो उसकी जो प्रोसीजर है वो सेक्शन नंबर 14 में बता रखी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो सेक्शन नंबर 14 में बनाऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि वो किस तरह से प्रोसीजर है रिवीजन ऑफ रेंट की। सो थैंक यू वेरी मच।